सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन में गठित की गई उप समिति संख्या 2 प्रांतीय संविधान पर विचार करने के लिए। सम्मानित साथियों, प्रांतों में किस तरह का संविधान होना चाहिए, प्रांतों में किस तरह से मुख्यमंत्री, गवर्नर और मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए, आखिर प्रांतों में किस तरह शासन सत्ता चले, इस संबंध में प्रांतीय संविधान की जिम्मेदारी उप समिति संख्या 2 को दी जाती है। और इस समिति के बाबा साहब स्वयं सदस्य भी होते हैं। तो बाबा साहब सदस्य के तौर पर यहाँ पर बहुत यूँ कहें कि अभूतपूर्व अद्वितीय बाबा साहब सुझाव रखते हैं। और वो सुझाव यूँ कहें कि वर्तमान में जो शासन व्यवस्था चल रही है, वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, बाबा साहब ने कुछ आशंकाएं भी उस समय जाहिर की थी मेरे साथियों गोलमेज सम्मेलन में। वो आशंकाएं आज सच साबित हो रही हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां उसी तरह से जो आशंका बाबा साहब ने जाहिर की थी उसी तरह से कार्य कर रही हैं। अभी जब बाबा साहब का आप स्टेटमेंट यहाँ पर सुनेंगे, समझेंगे, तो आप स्वयं भी इस बात को महसूस करेंगे। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश चौथी बैठक होती है उप समिति संख्या 2 की 9 दिसंबर 1930 को। 9 दिसंबर 1930 को बाबा साहब क्या सुझाव देते हैं, अब हम सीधे आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। बाबा साहब कहते हैं कि इस समय मैं 2 समुदायों को ले रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण समुदाय हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य पर आधारित तर्क से हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम कानून और व्यवस्था का अंतरण कभी नहीं कर पाएंगे। अतः इस तर्क को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि नोबेल मार्क्वेस की धारणा है कि यदि कोई मुसलमान अथवा हिंदू कानून और व्यवस्था का प्रभारी बनता है तो वह उसी समुदाय विशेष की सनक से प्रभावित होकर कार्य करेगा जिस समुदाय का वह होगा। महोदय, मेरा निवेदन है कि इससे यह धारणा बनती है कि भविष्य में भारत में राजनीतिक दलों का गठन राजनीतिक अथवा आर्थिक विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक आधार पर होगा। किंतु मेरे विचार से स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के भावी संविधान में कार्यपालिका का गठन ऐसा होगा कि धार्मिक और जातिगत भेदभाव कम उभरेंगे और एक हिंदू मंत्री के दल और अनुयायियों में काफ़ी संख्या में मुसलमान होंगे और मुसलमान मंत्री के समूह और अनुयायियों में हिंदू होंगे। यदि ऐसा होता है, और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि ऐसा होगा, तब ये समझना कठिन है कि उदाहरण के तौर पर कानून और व्यवस्था का प्रभारी मंत्री कानून और व्यवस्था को लागू करते समय उस समूह के एक हिस्से की भावनाओं का आदर क्यों नहीं करेगा जिसका उसे समर्थन प्राप्त है। इसलिए इस तरह की आशंकाएं बेबुनियाद हैं और निराधार हैं। दूसरी, जिस बात पर निम्न अधिक से अधिक रूप से सहमति हो गई है वह यह है कि कार्यपालिका को न केवल एकीकृत होना चाहिए बल्कि उसका अलग नहीं सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। महोदय, बहस के दौरान जिन बातों पर मुख्यतः मतभेद सामने आए हैं वे कार्यपालिका की रचना के प्रश्न को लेकर हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या कार्यपालिका में विधानमंडल के सदस्यों को ही लिया जाए अथवा उसमें विधानमंडल के बाहर से शासकीय अथवा गैर शासकीय व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए। दूसरा प्रश्न है कि क्या इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों को भी शामिल किया जाए। तीसरा प्रश्न है कि क्या इन मंत्रियों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व गवर्नर का हो अथवा क्या उसे केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए और उसके सहयोगी की नियुक्ति का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री का हो। महोदय, मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में देना चाहता हूँ। मेरे विचार से मंत्रिमंडल की सदस्यता विधानमंडल के सदस्यों तक सीमित नहीं रखी जानी चाहिए। कार्यपालिका में यथासंभव उन सभी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं जिन्हें विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है अथवा नहीं, और इस संबंध में उचित प्रावधान किया जाए। दूसरा प्रश्न है कि क्या इसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। तीसरा, जहां तक गवर्नर द्वारा मंत्रिमंडल के गठन का संबंध है, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह उसका परमाधिकार है और मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन का कार्य उसके विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
महोदय, क्या कार्यपालिका के सदस्यों का चयन केवल विधानमंडल तक सीमित ना हो? क्या मंत्रिमंडल में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रावधान किया जाए? और क्या गवर्नर को मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में विवेकाधिकार दिया जाए? इन 3 प्रश्नों का मैं हाँ में उत्तर देता हूँ, किंतु इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि कार्यपालिका का गठन कैसे भी किया जाए वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करे। यदि कार्यपालिका के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अनिवार्य बना दिया जाता है तो मेरे विचार से इसमें बाहर से किसी सदस्य को सम्मिलित करने से कुछ क्षति नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कार्यपालिका में किसी ऐसे सदस्य को लिया जाता है जिसका विधानमंडल से संबंध नहीं है, यदि वह मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है तो वह इस प्रकार की प्रक्रिया को न अपनाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। यह कहा गया है कि जब मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार का पतन हो जाता है तो ऐसा मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है बर्खास्त नहीं होगा, जबकि मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्यों को जाना होगा और नए मंत्रिमंडल में उसे शामिल किया जा सकता है। इस तरह वह मंत्रिमंडल में हमेशा बना रहेगा। यह विचार भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि जब तक सरकार बनाने के लिए विधानमंडल से लिए गए सदस्य उसे अपने साथ लेने तथा उसके कार्य की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक वे उसके साथ काम नहीं करेंगे और ना ही उसकी सलाह मानेंगे और ना ही वह उनकी सलाह मानेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मुख्यमंत्री किसी बाह्य सदस्य को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की स्थिति में है और साथ ही उसे सदन का विश्वास भी प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को इस प्रकार का विशेषाधिकार न देने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार यदि गवर्नर को अपने मंत्रिमंडल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की शक्तियां दी जाती हैं और इसके साथ ही यदि ये भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि मंत्रिमंडल के लिए नियुक्त होने वाले सदस्य सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे, तो ऐसे में इस तरह का प्रावधान करने में कोई हानि नहीं है। मेरे विचार से इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि मंत्रिमंडल के गठन का अधिकार गवर्नर का हो, बशर्ते मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अधीन कार्य करें। अगला प्रश्न यह है कि एकीकृत एवं उत्तरदायी कार्यपालिका का गठन कैसे किया जाए। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि कार्यपालिका के गठन में ही कानून द्वारा उसके स्वरूप को परिभाषित कर दिया जाए। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, 2 तरीके बाबा साहब ने बताए यहाँ पर कार्यपालिका के गठन के लिए। एक तरीका तो यह है कि कार्यपालिका के गठन में ही कानून द्वारा उसके स्वरूप को परिभाषित कर दिया जाए। दूसरा तरीका है कि कार्यपालिका का गठन परिपाटी के आधार पर हो। इन दोनों तरीकों का प्रचलन है। सर्वविदित है कि कनाडा, दक्षिण अफ्रीका अथवा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यहाँ 3 देशों के नाम है मेरे साथियों। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका अथवा ऑस्ट्रेलिया, 3 देशों के नाम आए और इनके संविधान में उत्तरदायी सरकार शब्द नहीं है। उत्तरदायी सरकार शब्द नहीं है। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका अथवा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में उत्तरदायी सरकार शब्द नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि कनाडा के संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं है कि गवर्नर को सलाह देने वाले मंत्री विधानमंडल के सदस्य होंगे, हालांकि वास्तव में वे उसके सदस्य होते हैं। आयरलैंड, माल्टा और रोडेशिया के संविधानों में इस विषय को परिपाटी पर न छोड़कर उसका कानून में प्रावधान कर दिया गया है। हमें मालूम है कि आयरलैंड में प्रधानमंत्री संविधान की उपज हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व संविधान में परिभाषित कर दिया गया है। मेरे विचार से हमें इन 2 में से एक तरीके को अपनाना होगा और ऐसा करते समय हमें 2 बातों को ध्यान में रखना होगा। आखिर वो 2 बातें कौन सी ध्यान रखनी है, बाबा साहब स्पष्ट बताते हैं। कहते हैं कि मैं महसूस करता हूं कि जब किसी बात को परिपाटी पर छोड़ दिया जाता है तो हो सकता है कि कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। भारत जैसे देश में परिपाटी का तरीका अपनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई दल नहीं है जिसकी इस बात में रुचि हो कि संविधान किस प्रकार से चलेगा। यहाँ ऐसे मंत्री हैं जिनकी रुचि इस बात में अधिक है कि मंत्रिमंडल में वे अपना स्थान कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी ओर जब इसका कानूनी प्रावधान कर दिया जाता है तो गवर्नर का कोई स्वविवेक नहीं रहता। भारत जैसे देश में जहां सांप्रदायिक और जातिगत कठिनाइयों के कारण
राजनीति में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गवर्नर के पास निर्णय हित पर्याप्त स्वविवेक हो। इस संबंध में मेरा ये ठोस सुझाव है कि कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए कानून द्वारा प्रावधान किया जाए। कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए कानून द्वारा प्रावधान किया जाए और शेष सभी बातें गवर्नर के विवेकाधिकार पर छोड़ दी जाए। इससे दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। हमें सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रावधान के साथ साथ ये भी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि मंत्रिमंडल के संप्रदायों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिले और यदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी बाह्य सदस्य को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना आवश्यक समझें तो वह ऐसा कर सकें। हमें सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान कर देना चाहिए और इसे गवर्नर के स्वविवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो शेष बातों को गवर्नर के स्वविवेक पर छोड़ा जा सकता है। मेरे साथियों, यहाँ पर बाबा साहब ने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि सभी अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सरकार का जो गठन हो उसमें हर जात धर्म का व्यक्ति उसका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं बाबा साहब यहाँ पर। तो यहाँ पर बाबा साहब दलितों के या अछूतों की तरफ से, अस्पृश्यों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि किन देशों में संविधान में उत्तरदायी सरकार शब्द नहीं है। आखिर वो कौन से देश हैं जहाँ पर उत्तरदायी सरकार शब्द नहीं है? तो आपको बताना है। बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। आपने इस अम्बेडकर संदेश को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण है, और इसका शेष भाग लेकर हम अगले अम्बेडकर संदेश में उपस्थित होते हैं। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश यहाँ रोकने से पहले एक बार पुनः निवेदन है कि जरूर इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने स्तर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन और आह्वान के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।